नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वॉर ग्राउंड से एक्सक्लूसिव खबरें और साथ ही बताते हैं ब्रेकिंग न्यूज जो आती हैं सीधे वॉर जोन से। अभी की बड़ी खबर आ रही है, क्रीमिया पर यूक्रेनी मिसाइल हमले फिर शुरू हो गए हैं। यूक्रेन ने रूसी नेवल बेस पर दागी है अटैक एमएस मिसाइल। रूस के टोही युद्धपोत था टारगेट पर और यूक्रेन ने हमला कामयाब होने का दावा किया है। पिछले 4 घंटे से क्रीमिया पर मिसाइल वर्षा जारी है। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर वॉर जोन से आ रही है। इसके साथ ही क्रीमिया में यूक्रेन तभी से भीषण हमले कर रहा है जब से उसे अमेरिका ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अटैक एमएस की खेप दी है। पिछले 6 दिनों से यूक्रेनी फोर्स इसी अमेरिकी मिसाइल से रूस के आन बान और शान क्रीमिया में तबाही मचा रहा है। बीती रात क्रीमिया में यूक्रेन के विस्फोट में रूस को बहुत बड़ी चोट पहुंची है और रूस के 6 फाइटर जेट जल गए हैं और इसके बाद रूस ने ओडेसा में जो कुछ किया उससे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। रूस का क्रीमिया और यूक्रेन का ओडेसा, इन दोनों शहरों में 150 घंटों से विनाश की बहुत बड़ी अग्नि भड़की है। यूक्रेन क्रीमिया में अटैक एमएस मिसाइलों से विस्फोट कर रहा है तो रूस ओडेसा में स्कंदर मिसाइलों से प्रतिशोध ले रहा है। रूस और यूक्रेन में इस वक्त अटैक एमएस और स्कंदर मिसाइलों से विध्वंसक जंग हो रही है। इस जंग में क्रीमिया और ओडेसा के भूभाग में 6 दिनों से तबाही की अग्नि भड़की हुई है। इस आग में दोनों शहर भस्म होते जा रहे हैं। क्रीमिया में यूक्रेन का अटैक एमएस ऑपरेशन किस तरह से सफल हो रहा है और यहां यूक्रेन के घातक एयर डिफेंस किस तरह से नाकाम हो रहे हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले तब शुरू हुए जब पिछले हफ्ते अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलों की खेप युद्ध के मैदान में पहुंची। यूक्रेन को जो अटैक एमएस मिसाइलें मिली है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है, यानी यूक्रेन के हमले की रेंज अब 300 किलोमीटर तक हो गई है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री सारेस्की ने क्रीमिया विध्वंस का प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। अटैक एमएस मिसाइलें मिलते ही यूक्रेनी फोर्स ने सोमवार को ऑपरेशन क्रीमिया लॉन्च कर दिया। तब से यूक्रेन क्रीमिया में लगातार विस्फोट कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमले को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन के अटैक एमएस आक्रमण लगातार सफल होते जा रहे हैं। तीन मई की रात को यूक्रेन ने क्रीमिया में फिर से बड़ा विध्वंस किया। इस बार भी यूक्रेन ने क्रीमिया में अटैक एमएस मिसाइलों की वर्षा की। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया का यह पतोरिया इलाका था। यह वो इलाका है जहां रूस का न सिर्फ एयर बेस है बल्कि नेवल बेस भी है।
यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी एयरबेस और नेवल बेस पर 4 अटैक एमएस मिसाइलें दागी और सभी मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। क्रीमिया में यूक्रेन के हमलों को लेकर रूस का भी बयान सामने आया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने यह हमला केमिकल वॉरहेड से लैस अटैक एमएस से किया है। रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन का यह हमला नाकाम हो गया। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 4 अटैक एमएस मिसाइलों को आसमान में ही ढेर कर दिया। लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन का यह हमला पूरी तरह कामयाब रहा। अटैक एमएस विस्फोट में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। बीती रात क्रीमिया में यूक्रेन ने फिर से अटैक एमएस और नेपच्यून मिसाइलों से तबाही मचाई है। यूक्रेन के टारगेट पर येवपतोरिया था। यहां रूस के एयरबेस और नेवल बेस दोनों हैं। यूक्रेन के हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक आई रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर खड़े रूस के 6 फाइटर जेट जल गए। ये फाइटर जेट कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, नेवल बेस पर रूस के 2 युद्धपोत को नुकसान हुआ है। एयरबेस पर कई तरह के एयर डिफेंस तैनात थे। बताया जाता है कि यूक्रेनी हमले में रूस के 2 S-300 भी ध्वस्त हो गए। येवपतोरिया में रूसी नेवी के हेडक्वार्टर की 2 बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। क्रेमलिन ने रूसी नेवी चीफ को हमला रोकने के लिए क्रीमिया भेजा था। बावजूद इसके यूक्रेन का क्रीमिया ऑपरेशन सफल हो गया। क्रीमिया में यूक्रेन ने सिर्फ अटैक एमएस मिसाइलों से ही धावा नहीं बोला, बल्कि कई नेपच्यून मिसाइलें भी दागी। यूक्रेन के अटैक एमएस और नेपच्यून हमले सफल रहे, इसको लेकर सैटेलाइट सबूत भी आ गया है। यह तस्वीर planet.com ने जारी की है। इस तस्वीर से पता चलता है कि यूक्रेन ने इन 6 जगहों पर हमला किया। ये वही 6 जगह हैं जहां पर यूक्रेन की अटैक एमएस और नेपच्यून मिसाइलें आकर गिरी। यूक्रेन क्रीमिया में विस्फोट कर रहा है तो रूसी सेना इसका बदला यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में ले रहा है। हर तरफ आग और धुआं, जलती इमारतें, जलती गाड़ियां। आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। ये ओडेसा का डरावना मंजर है। ये रूसी सेना के प्रतिशोध का परिणाम है। रूसी सेना ने ओडेसा में स्कंदर मिसाइलों से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। रूस के हमले में न सिर्फ यूक्रेन का हथियार डिपो जल गया, बल्कि कई इमारतें भी भस्म हो गईं। यूक्रेन के हथियार डिपो में 24 घंटे में भीषण आग लगी हुई है। आग को अब तक शांत नहीं किया जा सका है। आग की लपटें अब भी आसमान तक उठ रही हैं। ये आग फैलती जा रही है, आसपास के घरों को अपनी जद में लेती जा रही है। क्रीमिया में यूक्रेन अमेरिकी अटैक एमएस से हमले कर रहा है। इससे पुतिन भड़क गए हैं। क्रोधित पुतिन ने अमेरिका के एयर स्पेस में अपने 4 Tu-95 बॉम्बर भेज दिए। क्रेमलिन के आदेश के बाद अलास्का में रूस के 4 Tu-95 बॉम्बर पहुंच गए। अलास्का वो जगह है जहां से अमेरिकी बॉर्डर और उसका एयर स्पेस बहुत नजदीक है।
रूसी बॉम्बर ने अमेरिकी बॉर्डर के पास पहुंचकर बाइडेन और उनकी ब्रिगेड को आसमान से चेतावनी दी। अलास्का में रूस के 4 बॉम्बर पहुंचे तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने कई F-16 फाइटर जेट भेजकर रूसी बॉम्बर को घेर लिया। हवा में काफी देर तक अमेरिका और रूसी फाइटर जेट के बीच आमना सामना होता रहा। आखिर में रूसी बॉम्बर वापस लौट गए और इस तरह 2 महाशक्तियों में बहुत बड़ी जंग टल गई। क्रेमलिन का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है, अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन पर स्ट्राइक करेगा। यूक्रेन लगातार क्रीमिया और रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट कर रहा है, लिहाजा पुतिन ने काला सागर में अपनी रणनीति बदल दी है। ब्लैक सी में रूस सीक्रेट पोर्ट बना रहा है। इस तस्वीर को देखिए, यह है अबखाजिया। रूस ने यहीं पर सीक्रेट तरीके से पोर्ट बना लिया है। इसी पोर्ट पर उसने अपने बेस और युद्धपोत को शिफ्ट कर दिया है। काला सागर में रूस अब इसी बेस से नेवल ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। अबखाजिया से ही यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइलों की बरसात की जा रही है। जाहिर है रूस की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर क्रीमिया में हमले नहीं रुके, अगर क्रीमिया में बहुत बड़ा विध्वंस हुआ तो रूस अमेरिका और ब्रिटेन को भी तबाह करने की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया हमले पर इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। यूक्रेनी हमले से क्रीमिया में बड़े नुकसान की आशंका है। नेवल बेस पर नजर आ रही आग की लपटें। नेवल बेस पर फायर ब्रिगेड टीम भी भेजी गई है। रूसी युद्धपोत में बड़े नुकसान की आशंका इसके साथ जताई जा रही है। अगर ज़ेलेंस्की अमेरिका से मिले हथियारों की खेप से खुश हैं तो ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, क्योंकि पुतिन ने ऐसा जाल बिछा दिया है। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के वो तमाम मददगार एक बड़े खतरे में गिर चुके हैं। पुतिन के प्रॉक्सी उन देशों में जा घुसे हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। यानी अब रूस यूक्रेन पर तो हमला कर ही रहा है, साथ ही नेटो देशों में घुसकर विस्फोट करा रहा है। पुतिन ने प्रॉक्सी एजेंट पूरे यूरोप में फैल चुके हैं। पुतिन के प्लान से इतना खौफ फैल चुका है कि अब यूक्रेन को मदद करने से कई देश हाथ खींचने लगे हैं। यानी अब रूस और नेटो सीधे टकराने वाले हैं, जिससे यूरोप में एटमी ज़ल्ज़ला आना तय माना जा रहा है। अब पुतिन ने नया दांव चला है, एकदम ईरान स्टाइल में। अब ईरानी प्रॉक्सी की तरह रूसी प्रॉक्सी उन देशों को दहलाने की तैयारी में है जो यूक्रेन के मददगार हैं। और ये वीडियो इसकी तस्दीक कर रहा है। बताया जा रहा है कि जर्मनी के फैक्ट्री में रूसी प्रॉक्सी ने हमला किया, जिससे फैक्ट्री जल उठी। जिस फैक्ट्री में आग लगी ये जर्मनी की बड़ी डिफेंस फैक्ट्री है। बर्लिन के इस फैक्ट्री में एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जाते हैं, जिसमें IRIS-T यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फैक्ट्री में आग लगने से जर्मनी को बड़ा नुकसान हुआ है। पुतिन का प्रॉक्सी मॉडल ईरानी प्रॉक्सी जैसा है, बस अंतर इतना है, ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके खुलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि रूसी प्रॉक्सी के एजेंट छुपकर अपना काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है रूसी प्रॉक्सी मॉडल के तहत पुतिन के एजेंट पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। उनके टारगेट पर वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे हैं। जर्मनी पहला देश नहीं है जहां रूसी एजेंट ने हमला किया। इससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका की फैक्ट्री में भी हमले हुए हैं। उनमें भी रूस के एजेंट का नाम सामने आया है।
लेकिन साफ तौर पर नेटो ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। दरअसल पुतिन ने प्रॉक्सी मॉडल क्यों तैयार किया वो समझिए। यूक्रेन को सैन्य मदद रोकी जा सके, इसके अलावा उन फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जा सके जहां से हथियार यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रूसी एजेंट के हमला करने से रूस का सीधा नाम नहीं आएगा। पुतिन के एजेंट एक साथ कई देशों में बड़ा हमला कर सकते हैं। खासतौर से नेटो देशों को टारगेट पर लिया गया है, जो यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार हैं। यूरोप में पुतिन के प्रॉक्सी विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये एक तरीके का छद्म युद्ध है जिसके लिए नेटो तैयार नहीं था। अब नेटो का फोकस शिफ्ट हो सकता है। उसके सामने पहला चैलेंज पुतिन के प्रॉक्सी के हमले रोकना हो गया है। अब अगर नाटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेंगे तो पुतिन के एजेंट इसी तरह हमले करेंगे। ऐसे में नाटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद के नाम पर बंटने लगे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम ब्रिटेन का सामने आ रहा है। ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को हथियार देता रहा है। एक दिन पहले ही रूस पर हुए बड़े हमले में भी ब्रिटेन की मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिसके लिए ब्रिटेन ने विशेष मंजूरी दी थी। लेकिन यूक्रेन में सेना उतारने पर ब्रिटेन पीछे हट रहा है। इसका इशारा कीव दौरे पर गए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने दिया। यानी अब नेटो फटने लगा है। खासतौर से यूक्रेन में सैनिक भेजने को लेकर वो तमाम देश पीछे हटने लगे हैं जो अभी तक खुलकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन रूस के प्रॉक्सी के हमले के बाद एक खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि पुतिन कभी भी किसी भी नेटो देश पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए टारगेट भी फिक्स कर लिए गए। अब एक जरूरी जानकारी देते हैं। रूस के टारगेट पर कौन कौन से देश हैं ये जानना बहुत जरूरी है। फ्रांस यूक्रेन के बाद टारगेट नंबर 1 है, क्योंकि फ्रांस ने ही सबसे पहले यूक्रेन में सैनिक भेजने का ऐलान किया था। अगला टारगेट ब्रिटेन है, क्योंकि उसने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी है। आगे जर्मनी पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि वो लगातार बैटल टैंक भेजता रहा है। फिर पोलैंड, क्योंकि उसने सबसे पहले सैन्य मदद भेजी। लिथुआनिया यूक्रेन का समर्थन करने के लिए टारगेट पर है। वहीं अगर लातविया की बात करें तो लातविया लगातार रूस के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। एस्टोनिया यूक्रेन में सैनिक भेज रहा है, इसीलिए वो निशाने पर है। फिनलैंड नेटो का सदस्य बना और स्वीडन भी नेटो की सदस्यता हासिल करने पर रूस के टारगेट पर आ गया है। यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका भी पुतिन के टारगेट लिस्ट में शामिल है, क्योंकि अमेरिका ने 2 दिन पहले ही $60 बिलियन सैन्य मदद की पहली खेप भेज दी है, जिससे ज़ेलेंस्की बेहद खुश हैं और रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ज़ेलेंस्की का जोश हाई है, लेकिन ये खुशी कुछ घंटे भी नहीं रह पाई जब पुतिन की प्रॉक्सी सेना ने यूरोप में कोहराम मचा दिया। यानी अब रूस 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ वो यूक्रेन पर सीधे हमले कर रहा है, दूसरी तरफ रूस के जासूस उन तमाम यूरोपीय देशों में घुसकर हमला कर रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। इसका असर यह हुआ है कि यूक्रेन को मदद करने वाले देश भी पीछे हट रहे हैं। कुछ देश यूक्रेन में सेना भेजने पर सहमत नहीं हैं, यानी यूक्रेन को लेकर नेटो में मतभेद सामने आने लगे हैं। जो देश यूक्रेन में सेना भेजने के लिए तैयार हैं, उनके नाम हैं फ्रांस, पोलैंड, एस्टोनिया, अमेरिका, फिनलैंड और स्वीडन। जबकि उन देशों के नाम सुन लीजिए जो इस फैसले से कदम पीछे हटा रहे हैं: ब्रिटेन, जर्मनी, हंगरी, लिथुआनिया और लातविया।
दरअसल इसके पीछे वजह रूस की न्यूक्लियर ताकत है। साथ ही रूस साइबर अटैक भी करा रहा है। जर्मनी में साइबर अटैक कराकर उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दूसरी तरफ हंगरी ने नेटो से यूक्रेन को 5 साल में $100 बिलियन की मदद से हाथ पीछे खींच लिए हैं। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर जिजरेतो ने ऐसा करना रूस के साथ विध्वंसकारी युद्ध की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा है, हमें शांति के साथ युद्ध विराम का हल खोजना चाहिए, लेकिन हालात तब और बिगड़ेंगे जब नेटो खुद यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहा है। ये एक पागलपन है। हंगरी ही नहीं, जर्मनी भी पीछे हट रहा है। हालांकि वो हथियारों की खेप भेज रहा है। जर्मनी ने एयरबॉर्न मिसाइल सिस्टम और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कुछ दिन पहले ही भेजे हैं। साथ ही इस साल के आखिर में 6 TRML-4D मोबाइल रेडार सिस्टम भेजने वाला है, जबकि ब्रिटेन के पे वे 4 बम की पहली खेप जल्द भेजी जाएगी। इटली सैम्प डिफेंस सिस्टम भेजने जा रहा है। लेकिन ये हथियार पहले किए गए वादे के मुताबिक दिए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि रूसी प्रॉक्सी के हमलों को देखते हुए क्या नेटो देश आगे भी यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया तो यूरोप को सुलगने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन आग बबूला होकर एटमी हथियारों का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया में यूक्रेनी हमले का अपडेट आ रहा है। रूसी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। रूस के S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया है, जिसमें नुकसान पहुंचने की खबर है। रूस को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सात मई को पुतिन राष्ट्रपति के तौर पर अगले कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे और उसी से पहले सेना को यूक्रेन में बड़ी जीत हासिल कर लेने का फरमान भी जारी है। पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह को और शानदार बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसी दिन पुतिन यूक्रेन में किसी बड़ी जीत का ऐलान कर सकते हैं। युद्ध के 800 दिन पूरे होने के बाद रूस ने विजय हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी है, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया है। यूक्रेन युद्ध का 800वां दिन। लेकिन सबसे अहम है युद्ध का 803वां दिन और 805वां दिन, क्योंकि इन 3 दिनों में रूस की सेना को परिणाम देना है। जंग की रफ्तार बेहद तेज है, क्योंकि अगले 5 दिन रूस के लिए बेहद अहम है, खासतौर से राष्ट्रपति पुतिन के लिए। 3 दिन बाद पुतिन अगले कार्यकाल की शपथ लेंगे और 5 दिन बाद विक्ट्री डे की परेड है। ये 2 दिन जब पुतिन मंच से देश की तरक्की, कामयाबी और शौर्य का बखान करते हैं। ये 2 दिन जब दुनिया पुतिन की ताकत और रूस के शक्ति प्रदर्शन को देखती है। एक बार फिर ऐसे ही पुतिन क्रेमलिन के दफ्तर से निकलेंगे, अपनी लिमोजीन में बैठेंगे, राष्ट्रपति के अगले कार्यकाल की शपथ लेने जाएंगे। क्रेमलिन हॉल में पुतिन रेड कारपेट पर होंगे और कई मेहमान उनके स्वागत में खड़े होंगे। एक और औपचारिक शपथ से यह साफ हो जाएगा कि रूस में पुतिन को चुनाव में कोई हरा नहीं सकता। रूस की सियासत में पुतिन अजेय है,
लेकिन सवाल है कि पुतिन अपनी सरकार की कामयाबियों के बारे में क्या कहेंगे, रूस की सेना की जीत और यूक्रेन की पराजय का क्या ब्यौरा देंगे। यूक्रेन में बम की बरसात हो रही है। और मॉस्को में 7 और 9 मई के समारोह की तैयारी। नौ मई की सुबह मॉस्को का रेड स्क्वायर पुतिन के शक्ति प्रदर्शन का मैदान बनने वाला है। हर साल की तरह 9 मई को भी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर द्वितीय विश्व युद्ध का विजय दिवस मनाया जाएगा। और इसी दिन पुतिन यूक्रेन में रूस की विजय गाथा का बखान भी करेंगे। यही वजह है कि अगले 3 दिनों में रूस की सेना को यूक्रेन में बड़ी जीत हासिल करनी है। कोशिशें तेज कर दी गई हैं। क्रेमलिन से कमांडर्स को ऑर्डर आया है और कमांडर उससे वॉर में लड़ रहे सैनिकों तक पहुंचा रहे हैं। संदेश साफ है कि 3 दिनों में यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और इसके लिए पूरा जोर लगाना है। नीपर नदी के किनारे भयंकर जंग चल रही है। देखिए बोट से नदी पार करने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी फौज पर कितना भीषण हमला होता है। रूस अवदीव्का पर कब्जे के करीब है, लेकिन यहां यूक्रेन ने क्लस्टर प्रहार से बाजी पलटने की कोशिश की है। दूसरी तरफ चासिव यार बाखमुत की तरह ही खाली करा लिया गया है। और इतना निश्चित है कि पुतिन इस बार चासिव यार और अवदीव्का से रूसी कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। खार्किव में भी रूस का बड़ा हमला हुआ। रूस के 2 ड्रोन ने खार्किव के इंफ्रास्ट्रक्चर को भस्म करने की कोशिश की। ग्लाइड बम से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुतिन अपनी जीत और रूस की सेना के शौर्य का बखान करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने यूक्रेन युद्ध में रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा जारी कर दिया है। रिपोर्ट में रूस के लाखों सैनिकों की मौत बताई गई है। क्या है रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक रूस के 4.5 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस भले ही नेटो के टैंक को कमजोर कह रहा है, लेकिन खुद रूस के 3000 टैंक युद्ध में भस्म हो चुके हैं। एंटी टैंक मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन अब तक रूस के 10,000 बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर चुका है। पेट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस की बदौलत यूक्रेन रूस के 109 एयरक्राफ्ट गिरा चुका है। रूस अब तक युद्ध में 136 हेलीकॉप्टर भी गंवा चुका है। रूस के ड्रोन की बात की जाए तो 346 ड्रोन अब तक नष्ट किए जा चुके हैं। ब्लैक सी में रूस की ताकत को चुनौती देते हुए यूक्रेन 23 युद्धपोत को भस्म कर चुका है। फ्रंट लाइन पर टैंक और MLRS से जबरदस्त गोलाबारी। कामिकाज़े ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर प्रहार और मिसाइलों से हथियारों का सर्वनाश। रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से और पूर्वी हिस्से पर कब्जे का दायरा बहुत बड़ा हो सके, लेकिन यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेन अपने घातक ड्रोन और अमेरिकी अटैक एमएस से जबरदस्त प्रहार कर रहा है। बेलगोरोद में इस गैस स्टेशन पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। धमाके के बाद यहां आग लग गई। कुछ देर बाद लपटें और तेज हो गई, क्योंकि ड्रोन की टक्कर गैस स्टोर करने वाले कंटेनर से हुई थी।
इस हमले में गैस का भंडार जलने के साथ ही एक गैस फिलिंग स्टेशन तबाह हो गया। रूस ने किसी हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस के खाबरोवस्क के एक शॉपिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। 11 स्क्वायर मीटर का इलाका आग की लपटों में घिर गया। रूस के व्लादिवोस्तोक की एक फैक्ट्री में भी अचानक आग लग गई। यहां यूक्रेन ने हमला किया या कोई हादसा हुआ, इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से रूस के कई इलाकों में आग लगी, उससे माना जा रहा है कि यह सब यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से हुआ है। ये वीडियो रूस के एक सैन्य मोर्चे का है। जगह का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की 35वीं मरीन कोर ने रूस के सैन्य अड्डे को भस्म कर दिया। देखिए जंग के मैदान में कैसे यूक्रेन के ड्रोन रूसी टैंकों का पीछा कर रहे हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। ये तमाम वीडियो रूस की 3 दिनों में बड़ी जीत हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला तो लुहांस्क में हुआ। अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइल से यूक्रेन ने एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर हमला किया। क्लस्टर विस्फोट की वजह से यहां कई धमाके हुए। ट्रेनिंग ग्राउंड सीमा से 77 किलोमीटर दूर था। हमले में 100 से अधिक सैनिकों की मौत का अंदेशा है। अमेरिकी मिसाइल में M74 अपाम मिनी बम का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल से रूस के बग कॉम्प्लेक्स और 6 मिसाइलों को भी भस्म कर दिया। इस कामयाबी के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही यूक्रेन को और अटैक एमएस की सप्लाई करेगा। अमेरिका किसी तरह रूस पर दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि रूस को बड़ी जीत हासिल ना हो सके। पिछले साल विक्ट्री डे परेड को फीका करने के लिए मॉस्को में कई ड्रोन हमले किए गए थे। इसलिए उम्मीद है कि इस बार फिर यूक्रेन 7 और 9 मई को रूस की राजधानी पर बड़ा प्रहार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया हमले पर रूस का भीषण पलटवार। रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों को निशाना बनाया। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस की मिसाइल वर्षा। रूस के हमले में यूक्रेन का मिसाइल डिपो तबाह हुआ है। यूक्रेनी मिसाइल डिपो में भीषण आग लग गई है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड बाल्टिक के समंदर के आसपास बिल्कुल वही हालात बनते जा रहे हैं जैसे 1939 में दूसरे विश्व युद्ध से पहले बने थे। नेटो के 90,000 से ज्यादा सैनिक और वॉर मशीनें रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई हैं। जवाब देने के लिए पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया है। अगले 72 घंटे यूरोप के लिए बहुत घातक हैं। यहां से निकली एक जरा सी चिंगारी पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध जैसी आग में झोंक सकती है। चार मई 2024 बेलारूस बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर बेमोवे-पिस्की, पोलैंड। नेटो सेनाओं ने रूस और बेलारूस के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक अपने नए हथियार उतार दिए हैं। पोलैंड में नेटो सेनाएं बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रही हैं। जमीन पर टैंक धमाके कर रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स आसमान से रूस पर हमले की फाइनल तैयारी में जुटे हैं। और समंदर में नेटो के नेवल कमांडो तेजी से महायुद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। यह कोई आम युद्धाभ्यास होता तो इतनी बड़ी खबर नहीं बनती, लेकिन रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर नेटो जिस तरह के हथियार इकट्ठा कर रहा है, जिस तेजी से बहुत बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है और जिस तरह हालात तेजी से बदल रहे हैं, वो दुनिया को डरा रहे हैं। क्योंकि एक बार फिर बाल्टिक देशों से निकली चिंगारी विश्व युद्ध भड़का सकती है।
एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। यानी बाल्टिक सागर के किनारे के वो 3 देश जो पहले विश्व युद्ध के बाद रूसी साम्राज्य से अलग हो गए थे। बाल्टिक देशों का पड़ोसी है पोलैंड। अब एक बार फिर 3 में से 2 बाल्टिक देशों और पोलैंड में महाजंग की तैयारी हो रही है। एस्टोनिया और लातविया में भी युद्ध की तैयारी हो रही है। नेटो ने पोलैंड में अपने नए विनाशक हथियारों के साथ सेना उतार दी है। बेलारूस बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक तक नेटो के एटम बम आ चुके हैं। रूस के न्यूक्लियर हथियार पहले से ही बेलारूस में मौजूद हैं। एस्टोनिया, लातविया और पोलैंड में दिन रात युद्ध की तैयारी चल रही है। अब एक बार फिर हालात बिल्कुल दूसरे विश्व युद्ध वाले बन रहे हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। एक एक करके युद्ध के भागीदार बढ़ते चले गए और तकरीबन आधी दुनिया महायुद्ध के 2 धड़ों में बंट गई। एक बार फिर पोलैंड और बाल्टिक देशों में दूसरे विश्व युद्ध वाली बिसात बिछती दिखाई दे रही है। वर्ल्ड वॉर 2 वाली ये बिसात दुनिया के लिए तीसरे विश्व युद्ध का घात साबित हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड पर हिटलर के हमले के बाद विश्व युद्ध शुरू हुआ था और इस बार पोलैंड और बाल्टिक देशों पर पुतिन का हमला हो सकता है। जिस तरह पोलैंड और बाल्टिक देशों में परमाणु बम से लैस रूस की दुश्मन सेनाएं इकट्ठा होकर महायुद्ध की तैयारी कर रही हैं, उसके बाद पोलैंड और बाल्टिक देशों के साथ रूस का संग्राम होने की आशंका काफी बढ़ गई है। नेटो सेनाएं बेलारूस और रूस के बॉर्डर की घेराबंदी कर रही हैं। पुतिन नेटो सेनाओं की घेराबंदी का बारूदी जवाब देने से चूकेंगे नहीं और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर पोलैंड और बाल्टिक देशों से विश्व युद्ध की चिंगारी निकलेगी। पोलैंड और बाल्टिक देशों से निकली चिंगारी महायुद्ध बन सकती है क्योंकि पुतिन खामोशी से नेटो सेनाओं का युद्ध अभ्यास नहीं देख रहे हैं। पुतिन ने ऑपरेशन ईस्ट यूरोप शुरू कर दिया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी ने पुतिन के बाल्टिक प्लान को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन के सैन्य खुफिया निदेशालय यानी GOR के उप प्रमुख मेजर जनरल वादिम स्किबित्स्की ने पुतिन के बाल्टिक प्लान को लेकर नेटो को बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन के खुफिया ऑफिसर ने कहा है कि रूसी सेना लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन के मेजर जनरल वादिम ने आगे कहा है कि रूस सिर्फ 7 दिन में बाल्टिक पर कब्जा कर लेगा और ये बहुत जल्द होगा। नेटो के पास प्रतिक्रिया करने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय है। पुतिन के बाल्टिक प्लान को लेकर नेटो को ऐसे ही खुफिया इनपुट मिले हैं, इसलिए अचानक पोलैंड और बाल्टिक देशों में तेजी से वॉर मशीनें और सेनाएं भेजी जा रही हैं। नेटो ने पोलैंड में बेलारूस की सीमा के पास 4 से 6 मई तक स्टेडफास्ट डिफेंडर नाम से युद्धाभ्यास शुरू किया है। इस युद्धाभ्यास में नेटो के सभी 32 देशों के 90,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए हैं। इस युद्धाभ्यास के नाम पर रूसी बॉर्डर के पास नेटो के कई तरह के विनाशक हथियार पहुंचा दिए गए हैं। रूसी बॉर्डर के एकदम नजदीक नेटो सेना के जमावड़े और नए हथियारों की एंट्री के बाद पुतिन का क्रोध कभी भी महायुद्ध भड़का सकता है। पुतिन का ऑपरेशन ईस्ट यूरोप बाल्टिक देशों और पोलैंड को खाक कर सकता है। पुतिन ने बेलारूस से परमाणु फोर्स को बाल्टिक और पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया बॉर्डर पर लगा दिया है।
दूसरी तरफ अमेरिका पोलैंड में अपने परमाणु बम उतारने जा रहा है, जो बेलारूस बॉर्डर पर रखे जाएंगे। पोलैंड और बाल्टिक देशों में नेटो के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का फायदा यूक्रेन को मिल गया है। यूक्रेन की सेना को कम्युनिकेशन उपकरणों की नई और बड़ी खेप मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। यूक्रेन पर रूसी पलटवार का ताजा अपडेट। क्रीमिया पर हमले के लॉन्च सेंटर पर रूसी हमले हुए हैं। स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से रूस का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन के कई मिसाइल लॉन्च सेंटर तबाह हुए हैं। पुतिन ने नेटो की साख को गिराने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया है। मॉस्को में हुई इस प्रदर्शनी में यूक्रेन से जब्त टैंक, बख्तरबंद वाहनों को रखा गया है। दुनिया भर में नेटो के हथियारों को कमजोर साबित करने के लिए 50 देशों को प्रदर्शनी में आने का न्योता भेजा गया था। यूक्रेन में रूस ने चुन चुनकर लेपर्ड टैंक को नष्ट किया। अब बारी अब्राम्स की है। अब तक कई अब्राम्स भस्म हो चुके हैं। नेटो देशों से बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और टैंक का बड़ा जखीरा यूक्रेन भेजा गया था, लेकिन अब यूक्रेन के पास गिनती के कुछ टैंक और वाहन बचे हैं। वजह है रूस का वो मिशन जिसके तहत नेटो के वाहन और टैंकों को तलाश कर तबाह कर दिया जा रहा है। लेकिन पुतिन यही तक नहीं थमे। कुछ दिन पहले आई इन तस्वीरों को देखिए। युद्ध में जब्त टैंक और बख्तरबंद वाहनों को मॉस्को तक लाया गया। क्रेन से उठाकर टैंकों को विक्ट्री पार्क में रखा गया। रिपोर्ट यही थी कि विक्ट्री डे यानी 9 मई को रूस के लोग सेना की जांबाजी देख सकेंगे। लेकिन पुतिन तो पुतिन है, उन्होंने इससे भी बड़ी प्लानिंग की थी, जिसका खुलासा अब हुआ है। ये तस्वीरें देखिए। रूस की जमीन पर विदेशी मेहमानों की भीड़ है। पुतिन ने 50 से अधिक देशों को न्योता दिया। विदेशी मेहमानों को नेटो के भस्म टैंक दिखाए। नेटो के हथियारों को कमजोर बताया गया। नेटो देशों के दावों को रूस ने झूठा करार दिया। विक्ट्री पार्क की इस प्रदर्शनी में नेटो के टैंक पर उनके नाम और उसे बनाने वाले देश का नाम लिख दिया गया है। रूस के लोगों ने इसके साथ तस्वीरें खिंचवाई। रूस की तरफ से विदेशी मेहमानों को यह बताया गया कि नेटो देश अपने हथियारों को लेकर जो दावे करते हैं उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। रूस ने अपने हथियारों को बेहद ताकतवर और मजबूत बताते हुए यह दावा किया है कि नेटो के टैंक युद्ध में अधिक दिनों तक टिक नहीं सके। रूस के इन दावों का बड़ा असर हो सकता है। हथियार बनाने वाली कंपनी के शेयर गिर गए। दुनिया में हथियारों की डिमांड कम हो सकती है। रूस के हथियारों का कारोबार बढ़ सकता है। लेकिन पुतिन का एक मकसद और था और वो भी कामयाब होने लगा है। पुतिन चाहते थे कि नेटो देश अपने ताकतवर हथियार यूक्रेन को ना दें। रूस की प्रदर्शनी का असर है या फिर कुछ और, जर्मनी ने यूक्रेन को टॉरस देने से मना कर दिया है। अमेरिका भी अब यूक्रेन को और अधिक अब्राम्स की सप्लाई नहीं करेगा। मॉस्को में अमेरिकन ब्रैडली वाहन, स्वीडन का CV90 वाहन, फ्रांस के AMX-10 RC वाहन, लेपर्ड टैंक, मार्डर को रखा गया है। इन सभी हथियारों के दम पर ही यूक्रेन ने रूस से मुकाबला किया और अभी भी युद्ध में बना हुआ है। अगर इन हथियारों की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई तो यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से भी नेटो देश यूक्रेन में हथियार भेजने से पीछे हट रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी गुटों की ताकत लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ ईरान इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करने में लगा है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए अरब में बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
हूती को ऐसी ताकत मिल गई है जिससे न सिर्फ लाल सागर में वो तबाही मचाएगा, बल्कि तबाही का दायरा भूमध्य सागर तक पहुंच जाएगा। और जिसके जरिए वो ऐसा करेगा वो यही युद्धपोत है, ये फ्लोटिंग शिप जो ईरान ने हूती को दिया है। इसका नाम शहीद मेहदवी है, जिससे एक साथ ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है। यानी अब हूती पश्चिमी देशों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। यानी मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी और यूरोप में रूसी प्रॉक्सी ने पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वॉर ऑफ ब्लू जोन का दायरा इतना बढ़ गया है कि काला सागर में रूस और नेटो आमने सामने हैं, जबकि लाल सागर में हूती ने पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाया हुआ है। अब ईरानी प्रॉक्सी ने भूमध्य सागर में भी पश्चिमी देशों पर हमले का ऐलान कर दिया है। यूरोप दहक रहा है, अरब सुलग रहा है। हूती को ईरान से फ्लोटिंग मिसाइल बेस मिलने से इजराइल पर हमले बढ़ने तय हैं, क्योंकि ईरान अब इस्लामिक देशों को एकजुट करने की कोशिश करने में जुट गया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग में शामिल होने जाम्बिया जा पहुंचे हैं, जहां मिस्र और दूसरे इस्लामिक मुल्कों से द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी, जिसमें पश्चिमी देशों के दबदबे को खत्म करने की रणनीति बनाई जा सकती है। जाम्बिया में ईरान प्लानिंग कर रहा है, उधर उसके प्रॉक्सी हूती और हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहे हैं। सीरिया इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी ने ताबड़तोड़ हमले किए, यानी ईरान ये दिखा देना चाहता है कि लगातार अरब में मजबूत हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को वहां से खदेड़ दिया जाएगा और इजराइल का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स में आसमानी भिड़ंत यानी डॉग फाइट हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका का गुरूर समझा जाने वाला फाइटर जेट और उड़ा रहा अमेरिका एयरफोर्स का काबिल पायलट हार गया और एक अनुभवी जो हीन है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, AI पायलट जीत गया। डॉग फाइट यानी आसमान में 2 फाइटर जेट्स के बीच की जंग। डॉग फाइट वो जेट जीतता है जिसका कंट्रोल ज्यादा काबिल पायलट के हाथों में होता है। लेकिन अमेरिका ने घातक मिसाइलों से लैस अपने फाइटर जेट्स की पायलट सीट पर इंसान की जगह AI पायलट को बैठा दिया है। हैरानी की बात यह है कि AI पायलट ने डॉग फाइट में अमेरिकी एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट को हरा दिया। 2 मई 2024, एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस, कैलिफोर्निया। अमेरिकी वायुसेना प्रमुख एक स्पेशल मिशन पर एयरफोर्स बेस पर पहुंचे थे। अनुभव और कंप्यूटर के बीच हवाई मुकाबला होना था।
अमेरिका 6th जनरेशन का एक ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जो बिना पायलट के भी ऑपरेशन कर पाएगा। लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने पुराने जेट्स में भी पायलट की जगह कंप्यूटर की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पायलट पर बड़ा प्रयोग किया। अमेरिकी वायुसेना के टेस्ट पायलट स्कूल में एक एयर कॉम्बैट किया गया। इस एयर कॉम्बैट में एआई पायलट से लैस एक X-62A फाइटर जेट और एक F-16 ने उड़ान भरी। F-16 को यूएस एयरफोर्स का एक काबिल पायलट उड़ा रहा था। दोनों फाइटर जेट्स के बीच करीब 5 मिनट तक एयर कॉम्बैट यानी डॉग फाइट हुई। दोनों के बीच तेज रफ्तार और रोमांचकारी नोज टू नोज की लड़ाई देखने को मिली और आखिरकार एआई पायलट से लैस फाइटर जेट जीत गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।